हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी एक सीरीज चलाया है जिसमें हम लोग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे और उस क्वेश्चन के बेस पे सारे उसके मतलब उसके पीछे का जो थ्योरी पार्ट है वो सारा कवर कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग ज़्यादा कम वीडियो में मतलब और कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को बताने की हम लोग की एक प्रयास है, एक कोशिश है। तो आज के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। पिछला क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे जो लोग, वो लोग वापस से जाके देख लीजिए और पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब जो हम लोग को क्लियर क्लियर दिखाई दे दे, ऐसा कितना दूरी पे हम लोग कोई वस्तु को रखे। जैसे हमारे पास ये पेन है, इसको कितने दूरी पर रखें कि एकदम क्लियर इमेज इसका दिखाई दे हम लोग को हमारी नज़रों पे, तो वो कितनी दूरी होती है? बहुत लोगों को पता होगा 25 सेंटीमीटर। जिसको नहीं पता होगा ध्यान रखिए 25 सेंटीमीटर होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कांच के उत्तल लेंस को जब जल में डुबा दिया जाता है तो वायु की अपेक्षा जल में लेंस की क्षमता क्या होती है? मतलब हमारे पास एक तो लेंस था जिसको हम लोग हवा में ऐसे करके देख रहे थे ना, हवा से करके हम लोग उसमें से कोई चीज देखने की कोशिश कर रहे थे, एक ये केस। दूसरा केस, हम लोग हमारे पास बाल्टी में पानी रखा हुआ है, हम लोग उसमें डुबा दिए उसको, पानी को मतलब जो हमारे लेंस था ना हमारे पास, उसको हम लोग उसमें डुबा दिए। उसके बाद उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से वो भी कौन सा लेंस है हमारे पास? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को हम लोग देखने की उत्तल लेंस से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास ये दो केस हो गए। अब एक चीज को ध्यान रखिए, जो हमारा पानी होता है ना, पानी में ऑलरेडी क्या रहता है, एक ऐसा गुण रहता है। जैसे अगर हम लोग पानी में अगर कोई वस्तु को ऐसे रखें, जैसे अगर पानी में मैं इसी पेन को अगर रखूं तो क्या होगा, मेरे को इसका जूम मतलब थोड़ा बड़ा हुआ इमेज हमारे पास आता है, हमारे पास नजर आता है, हमें नजर आता है। तो मतलब क्या हो जाता है, जूम हो जाता है। उत्तल लेंस की क्या प्रॉपर्टी है? वो ऑलरेडी जूम करके दिखाता है कोई भी चीज को। तो पहले से ही जूम था, मतलब एक बार तो मार पड़ा था, उसके बाद मम्मी एक और मार दी, तो फिर क्या है, दर्द ज्यादा जोर से होगा ना। तो कांच के उत्तल लेंस को जब जल में डुबा देते हैं तो इसकी क्षमता पहले जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, लाल प्रकाश के लिए शून्य तथा नीले रंग के लिए बढ़ेगी, परिवर्तित नहीं होगी, बढ़ जाती है घट जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब कुछ लोग बोलेंगे टेलीस्कोप से तो देख लेते हैं सर, ठीक है, तो टेलीस्कोप से तो देख सकते हो, सभी आकाशीय पिंडों को देख सकते हो, बट अगर हम लोग को अध्ययन करना है सूर्य के बारे में तो हम लोग को ऐसा लेंस चाहिए जो उसकी क्षमता को वो मतलब कम से कम उसकी क्षमता के लायक रहे ना। तो उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, टेलीस्कोप का यूज क्या चीज के लिए करते हैं? आकाशीय पिंडों को या फिर दूर की चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप। अगर हम लोग को सूर्य को देखना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? हेलियोस्कोप। ध्यान रखेंगे, हेलियोस्कोप का यूज करते हैं हम लोग सूर्य को देखने के लिए। अगला हमारे पास है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त करना है। मतलब अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मेरे को अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है किसी समतल दर्पण में, तो उस दर्पण को कम से कम कितने हाइट का होना चाहिए? तो अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कम से कम हम लोग को जितने भी साइज का है हमारा कोई भी वस्तु, जैसे अगर हम लोग इस पेन की ही बात करें, अगर इस पेन का पूरा पूरा इमेज चाहिए ना, तो कम से कम इस पेन के हाफ साइज का दर्पण होना चाहिए। अगर हाफ साइज का नहीं है तो हम लोग को पूरा पूरा इमेज तो नहीं प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए? कम से कम आधा साइज का होना चाहिए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की दृष्टि दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर क्या आ गया, दूर दृष्टि दोष की समस्या आ गई, ठीक है, ये दृष्टि दोष है। अब हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष है, पहले देख लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, हमारा जो आंख है ना, हम लोग दो चीज को पढ़ लेते हैं इकट्ठा, पहले पढ़ लेते हैं कि आंख में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उससे इमेज कैसे बनता है। तो अगर हम लोग आंख की बात करें तो ये है हमारा आंख, ठीक है, ये सामने में बाहर में निकला रहता है, एक परत रहता है, ठीक है, जलीय परत रहता है। ये क्या रहता है हमारे, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया जो प्रकाश है ना यहीं से प्रवेश करती है, कॉर्निया से प्रवेश करेगी। उसके बाद अंदर में अलग अलग इक्विपमेंट लगे रहेंगे हमारे पास। एक लगा रहेगा हमारे पास आइरिस, आइरिस के बीच में रहता है प्यूपिल, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज को छोटा बड़ा करता है। और कितना मात्रा अंदर जाना चाहिए, प्रकाश का कितना मात्रा अंदर जाना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? जो प्यूपिल है। बाहर में आइरिस, अंदर में प्यूपिल, और उसके बाद लगा रहता है हमारा लेंस। और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग?
उत्तल लेंस, मतलब हम लोग नहीं करते, मतलब भगवान करते हैं, हम लोग को देते हैं, हम लोग अपने से तो डालते नहीं है, ठीक है। और ये प्रॉपर लेंस, जैसे हम लोग लेंस बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, कांच से बनाते हैं, बट ये कांच नहीं है, कांच का नहीं रहता है, यहाँ पर ना एक लिक्विड रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारे जो आँख का जो लेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर से क्या होता है, ये उत्तल लेंस रहता है हमारे किसी की भी आँख में, ऐसा नहीं कि फलाना की आँख में क्या बोलते हैं अवतल लेंस लगा दिए भगवान, ऐसा नहीं, ठीक है, सब की में उत्तल ही लगेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, उत्तल लेंस है ये। अब यहाँ पर से क्या होगा, जो प्रकाश किरण, आप लोग ध्यान मतलब आप पढ़े होंगे तो फिर ऐसा ध्यान होगा कि लेंस में अगर प्रवेश करता है तो कहाँ से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। और यहाँ से अगर मतलब एक और हम लोग प्रकाश किरण को देख लिए, वो भी यहाँ पर से एंटर किया, ठीक है, वैसे तो इसको अंदर यहाँ कहाँ से जाएगा, मतलब प्यूपिल से होके अंदर जाएगा, मैं ऊपर थोड़ा सा अलग हो गया डायग्राम, ठीक है, प्यूपिल से होके अंदर जाएगा। अब यहाँ पड़ा, उसके बाद ये भी फोकस से होके जाएगा, समांतर आने वाली किरणें क्या होती है, फोकस से होके जाती है। और अगर इसके प्रकाश केंद्र से, मतलब कोई भी लेंस है उसके प्रकाश केंद्र से अगर कोई किरण प्रवेश करती है तो वो कहाँ कहाँ, मतलब उसमें क्या होता है, कोई सा भी डाइवर्शन नहीं होता, सीधा सीधा निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का दोनों कहाँ पर मिला, ये थोड़ा सा आगे बन गया, लेकिन मान लो यहाँ पर इस सरफेस पे बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा क्या है, ये रेटिना है, तो इमेज कहाँ मिलेगा, रेटिना में मिलेगा। अब मान लो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए था, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए था, रेटिना की जगह देखो, और रेटिना में भी एक पॉइंट होता है पीत बिंदु, ध्यान रखेंगे, येलो पॉइंट, यहाँ पर अगर फोकस पड़ा, मतलब जो इमेज का निर्माण अगर उस पॉइंट पे हुआ तो एकदम क्लियर इमेज बनेगा। अगर उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे बनता है ना तो भी इमेज तो बनेगा, बट उतनी क्लियरिटी नहीं रहेगी। मतलब जैसे हम लोग को 25 सेंटीमीटर में अगर हम लोग को दिखाई, मतलब एकदम क्लियर दिखाई देता है ना, इसका मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर में अगर हम लोग को कोई वस्तु रखा है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, एग्जैक्टली पीत बिंदु पे बनेगा। तो वैसा ही एक होता है अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु क्या होता है, जहां पर से वायरिंग जा रहता है ना, यही यहाँ पर के एरिया में रहता है अंध बिंदु। तो वहां पर अगर इमेज बनता है तो वहां पर हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे मैं ऐसे आप लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं कैमरे के साइड देख रहा हूँ, तो मेरे को पीछे का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि उससे उससे होके बनने वाला जो इमेज है वो मेरे अंध बिंदु पे बन रहा है, मेरे आँख के अंध बिंदु पे बन रहा है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर येलो पॉइंट पे बना तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना में। और रेटिना में अगर एकदम क्लियरिटी कहाँ पर चाहिए हम लोग को, जहाँ पर मिलता है वहाँ पर कौन सा है, वो येलो पॉइंट है। अब मान लो बनना चाहिए था रेटिना के ऊपर, इमेज बन गया पहले, यहाँ पर बन गया, तो ये क्या बना, ये रेटिना था, उसके पहले बन गया, तो यहाँ पर अगर बनना स्टार्ट हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया। अब यहाँ ये पहले बन गया यहाँ पर, तो निकट दृष्टि दोष अगर इससे दूर में बने, ठीक है, तो दूर में बन रहे तो इसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष इस केस में। तो हम लोग बोलते हैं ना निकट का चीज, देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज दिखाई देती है, निकट की चीज दिखाई नहीं देती। तो उसके उल्टा उल्टा सिस्टम क्यों कर दिए हैं, ऐसा लगता है, बट जो नामकरण है ना वो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ उसके अकॉर्डिंग रहता है। रेटिना से दूर में बनता है अगर इमेज तो उसको दूर दृष्टि दोष की समस्या बोलते हैं, पहले बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चीज हमारे मतलब हम लोग के इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो लेंस के बाद, लेंस और रेटिना के बीच हमारे पास जो लिक्विड रहता है वो कौन सा रहता है, विट्रस हेमन होता है। और यहाँ पर मतलब लेंस के इस पार वाले भाग में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर कौन सा लिक्विड रहता है, एक्वस हेमन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़। और एक और भी होता है, ठीक है, वैसे तो अभी इतना ही देखते हैं, आगे देखते हैं, और आगे और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे कुछ कुछ चीज़ को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आई हो गया, और आई का दोष हो गया, अलग अलग दोष होता है। अब देखो हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे, दूर दृष्टि दोष वाले में ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, अच्छा हाँ ये हो चुका था, यहाँ पर पहुंचे थे, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसा है क्या, नहीं, दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता मापी जाती है, ठीक है, लेंस का जो क्या बोलते हैं, जो क्षमता होता है ना उसको मापने के लिए
हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मतलब यूनिट को बताना है तो क्या क्या किस में मापते हैं हम लोग, डायोप्टर में। ठीक है, अब अगला, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। सब बहुत कैमरा कैमरा खेलते हो, बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो कैमरे में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। अब देखो अपसारी लेंस अवतल लेंस द्वारा बनता है। अवतल लेंस, ध्यान रखेंगे थोड़ा थोड़ा सा लेंस और दर्पण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, बट अगर हम लोग नॉर्मली तौर पे देखें तो हल्का हल्का डिफरेंस रहता है। तो अब जो अवतल लेंस होता है ना, इसमें क्या होता है, लेंस की बात करें ना, क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ध्यान से समझना, देखना पहले कि लेंस के बारे में बात करें कि दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के केस में आंसर अलग अलग आ जाएगा। अवतल लेंस के बारे में बात करें, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है, अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, देखो हमारे पास दो टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं ना, दो टाइप का इमेज बनता है, दो टाइप का प्रतिबिंब बनता है। एक इमेज ऐसा रहता है जिसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और एक ऐसा रहता है जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं मतलब जैसे वो हम लोग जो हमारे पास पहले, अच्छा अभी भी प्रोजेक्टर से, जैसे उसमें पर्दे पे प्रोजेक्टर से हम लोग वो करते हैं ना, लाइट मारते हैं, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, और हम लोग एक हमारे पास एक पर्दा रहता है, उसमें हम लोग सारा जैसे भी जो भी स्लाइड है वो सारा चीज़ को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। एक तो ये होता है, ये क्या हो रहा है, हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर पाए, मतलब प्रोजेक्टर से बनने वाला, मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू बनने वाला जो प्रतिबिंब रहता है वो कौन सा रहता है, वास्तविक। ठीक है, वास्तव में उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बट आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हैं दर्पण के सामने, आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आपको तो दिखाई दे रहा है, बट आप उसको पर्दे पे प्राप्त कर पाओगे क्या, नहीं। पर्दा लगाओगे कैसे, कहाँ पर लगाओगे, पीछे लगाओगे तो पर्दा दिखाई देगा, पर्दे का प्रतिबिंब दर्पण में, आपका पर्दे आपका भी प्रतिबिंब दर्पण का और पर्दे का भी प्रतिबिंब दोनों ही दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मतलब एक्यूरेटली हमारे पास वो नहीं आ पाता, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो जब हम लोग को पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जिसको पर्दे पे प्राप्त कर लिए या फिर किया जा सकता है उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो अवतल लेंस से बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब रहता है, मतलब ऐसा प्रतिबिंब रहता है जिसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, आँख मतलब निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ दिखाई देगी लेकिन दूर का चीज़ दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। तो इसका उल्टा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कर रहे हैं अवतल लेंस का, तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और भी होता है, एक जरा बिंदुता होती है, जैसे बाबूराव, हेरा फेरी में बाबूराव है, वो क्या किया है, मतलब उसका जब देखना, वो कभी मूवी देखोगे कभी भी, तो क्या होता है उसमें उसका आँख बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग उसको भी छोड़ो, एक और एग्जाम्पल से समझिए ना, जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो लोग का चश्मा को एक बार देखना, वो लोग का चश्मा ना एक ऐसा बना रहेगा, मतलब चश्मा तो पूरा बना रहेगा, और साथ में ना एक और यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा दिखाई देता रहता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डेंस पार्ट यहाँ पर अलग से रहता है। ये पूरा का पूरा चश्मा है, उसका यहाँ पर का भाग थोड़ा सा डेंसिटी उसका ज़्यादा दिखाई देता रहता है। तो ये होता क्या है, इसमें डबल लेंस लगा है, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। क्योंकि एक एज के बाद क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना वो अच्छे से, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उसको ना पास की चीज़ अच्छे से दिखाई देती है ना दूर की चीज़ अच्छे से दिखाई देती है। अब पास के लिए हम लोग को चाहिए अवतल लेंस और दूर के लिए चाहिए हम लोग को उत्तल लेंस, तो हम लोग दोनों लगा देते हैं। इसलिए कई लोग ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके देख के पढ़ते हैं, लिखते हैं, या फिर कुछ मतलब कुछ देखना है, मोबाइल चलाना है तो ऐसे करके चलाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, वो लोग को इस वाले लाइन से दिखाई देने लगता है, तब फिर वो लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो जरा एक होता है जरा दृष्टि दोष होता है, मतलब एज बढ़ने के कारण अगर हमको कोई मतलब दोष हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डबल मतलब बाईफोकल लेंस बोलते हैं ना इसको, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ पर बनता है, जस्ट अभी देखिए हम लोग कहाँ पर बनता है, रेटिना में बनता है।
कॉर्निया क्या होता है, यहाँ से जहाँ से प्रकाश प्रवेश करती है। प्यूपिल क्या होता है, जो मतलब आइरिस के अंदर का जो भाग रहता है, जो ये डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश अंदर आना चाहिए, उसको डिसाइड करता है, वो क्या रहता है, प्यूपिल रहता है। और आइरिस क्या रहता है, मतलब जो प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है, बाहर ऊपर वाला आइरिस रहता है, अंदर में बीच में प्यूपिल रहता है। जैसे जस्ट अभी हम लोग देखे, ठीक है, जस्ट हम लोग कैसे देखे अभी, ये ऐसे करके आइरिस था और बीच में क्या था, प्यूपिल था। तो ये बाहर में ना, तो ये क्या करता है, इसका साइज को कंट्रोल करता है, इसको बड़ा करने का छोटा करने का काम। जैसे हम लोग आँख को ऐसे मतलब छोटा करके देखते हैं ना, किसी को घूर के देखना है, किसी को गुस्से से देखना है, तो कैसे करते हैं, आँख को ऐसे करके एकदम छोटा करके देखेंगे। तो हम लोग जब आँख को छोटा करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है। और कौन करता है इसको, आइरिस। तो वही उसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। वर्णांधता मतलब क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में बोला जाए कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कलर को पहचानने में असमर्थ है। और कलर क्या होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है, यहीं पर देख लो, कलर क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होता है प्राइमरी कलर और एक होता है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर मतलब क्या होता है, तीन कलर है, अच्छा तीन होता है ना कलर, हमारे पास तीन टाइप का होता है। एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी क्या होता है, रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर। और ये प्राइमरी कलर क्या होता है, जितना भी और जितना भी कलर है, ऑरेंज है, पिंक है, जितना भी तरह का और कलर है, सारा कलर क्या किससे बनाया जा सकता है, इन तीनों से बनाया जा सकता है। मतलब ये लोग ना, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है, सब कुछ इन्होंने ही बनाया है। तो जितने भी कलर है ना, सबके सब कौन बनाएगा, यही प्राइमरी कलर बनाएगा। अब प्राइमरी कलर बनाया आरजीबी, ठीक है। अब इससे जो मिलके जो कलर बनेगा ना, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी कलर। जो मतलब प्राइमरी कलर से के योग से बनाएंगे हम लोग, दो अलग अलग कलर को मिक्स करिए, तीनों कलर को मिक्स कर दिए, तो क्या बना, वो सारा का सारा क्या रहेगा, हमारा सेकेंडरी कलर रहेगा। और अब एक प्राइमरी कलर लिए, एक सेकेंडरी कलर लिए, उन दोनों को मिक्स करके हम लोग बना दिए एक, मतलब देखो, जब क्या होता है, रेड ब्लू और ग्रीन तीनों को एक साथ मिक्स करते हैं ना, तो हमारे पास कौन सा वाइट, मतलब कौन सा कलर मिलता है हम लोग को, व्हाइट कलर। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगे, लेकिन लाइट के केस में ऐसा ही होता है। लाइट में अगर रेड कलर का लाइट, ब्लू कलर का लाइट और ग्रीन कलर का लाइट अगर हम लोग मिला देते हैं, तो फिर हम लोग को क्या मिलता है, व्हाइट कलर का लाइट मिलता है, मिला देंगे अगर तो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं ना, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, रेड और ग्रीन को मिलाते हैं ना तो येलो कलर बनता है, ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं ना तो सियान कलर बनता है, और रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मैजेंडा बनता है। तो अगर हम लोग मैजेंडा और ग्रीन को अगर मिला दें, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगा। रेड और सियान को मिला देंगे तो भी व्हाइट बन जाएगा। ब्लू और येलो को मिला देंगे तो भी व्हाइट बन जाएगा। तो ऐसे कलर जिनको मिलाने से व्हाइट कलर बने, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कलर का तीसरा टाइप होता है, एक तो प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, और तीसरा टाइप होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो इन दोनों के योग से बनता है और व्हाइट कलर हो जाए। जैसे ग्रीन और मैजेंडा, ग्रीन और मैजेंडा इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, व्हाइट कलर बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक रंग कहलाएंगे, या फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्णान्यता को दूर करना है। अब हमारे पास क्या रहता है, तीन, हमारे पास प्राइमरी कलर अगर देखते हैं तो हमारे पास तीन कलर हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको रेड कलर या ग्रीन कलर या ब्लू कलर तीनों में से एक या फिर तीनों ही पहचान में नहीं आ रहा है, मतलब वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर रेड कलर का उसके पास सोफा, रेड सोफा है अगर, ठीक है, तो उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो रेड कलर है। अब समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसको कुछ और कलर नजर आएगा, वो ब्लैक नज़र आ सकता है, ग्रीन नज़र आ सकता है, ब्लू नज़र आ सकता है, तो अलग अलग। तो यहाँ पर वो क्या कलर को पहचान नहीं पा रहा है। तो ये पहचान नहीं पाना को ही बोलते हैं वर्णांधता। वर्ण को पहचान, वर्ण के नाम से अंधा है वो, उसको बोलेंगे वर्णांध। तो वर्णांधता बोलते हैं इसको। अब ये क्या क्या केस हो सकता है, हो सकता है कोई मतलब रेड को ना पहचान पाए, कोई ग्रीन को ना पहचान पाए, कोई ब्लू को ना पहचान पाए, या फिर अगला केस, रेड और ग्रीन दोनों को ना पहचान पाए, ग्रीन और ब्लू दोनों को ना पहचान पाए, ग्रीन और ब्लू और रेड दोनों को ना पहचान पाए, या फिर इन सभी कलर को ना पहचान पाए। ये सारे केस हो सकते हैं। कोई वर्णांध है तो उसके केस में ये सारी चीज़ें
हो सकती है, घटित हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वर्णांधता। अब इसको दूर करने के लिए हम लोग किसी लेंस से दूर नहीं कर सकते, तो इसमें कोई सा भी लेंस डाल दें, कोई दूर नहीं कर सकता, वर्णांध जो है वो वर्णांध ही रहेगा। ठीक है, तो इनमें आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका ये कौन बताया था। ठीक है, मैं सिद्धांत को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा, मतलब कौन हमारे धर्मात्मा है, कौन है महापुरुष जो बताए थे कि समुद्र नीला क्यों होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमारे वातावरण में बहुत सारे मतलब गैस है, अलग अलग बहुत सारी गैसेस हैं, और बहुत मतलब जलवाष्प के भी बहुत कण उपस्थित हैं। तो जलवाष्प है मतलब जल है, पानी है, तो जल के कण है यहाँ पर। अब क्या होता है, सूर्य आता है, सूर्य का किरण आता है, इस पे टकराता है। अब ये जब टकराता है ना, तो फिर क्या होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग कलर्स को ये भी भेद वो करते हैं ना, अलग अलग कलर्स में फैल जाता है। अब सबसे ज़्यादा फैलाव किस कलर का रहता है, वॉयलेट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैलाव किसका रहता है, वायलेट का। बट ये पानी के प्रभाव में रहता है ना, इसलिए प्रॉपर वायलेट नहीं हो पाता, लेकिन ये उससे थोड़ा कम मतलब ब्लू कलर में वो फैल जाता है। इस प्रकाश किरण से ब्लू कलर फैलेगा बहुत सारा, इस प्रकाश किरण से ब्लू कलर बहुत सारा फैलेगा। इसके पीछे कारण क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प में क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन की घटना हो रही है, तो ये पूरा फैलते जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फैल कौन सा कलर रहा है, वायलेट के, मतलब वायलेट फैलता रहता है, बट फैलता क्या है, ब्लू कलर, ब्लू कलर पूरा फैलता रहता है। और ऐसा नहीं कि वायलेट नहीं फैलता, वायलेट भी हल्के मात्रा में फैलता है, बट वो मतलब हमारी दूरी ज़्यादा है ना, तो फिर हम लोग को ज़्यादा ठीक से क्लियरली समझ नहीं आता कि वो वायलेट फैल रहा है ऐसे करके। बट दूर मतलब हम लोग मान सकते हैं ब्लू कलर फैल रहा है। अब आसमान पूरा का पूरा ब्लू हो जाता है इसी नाम से। अब आसमान ब्लू, तो नीचे पानी क्या होता है, पानी पानी में क्या होता है, परावर्तन होता है, तो पानी में भी हम लोग को नीला कलर दिखाई देता है। तो समुद्र जो है वो नीला दिखाई देता है। तो समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, अधिक गहराई के कारण नहीं, आकाश के परावर्तन तथा जल के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, यही आंसर सही है। अगला ऑप्शन क्या है, जल के नीचे नीले रंग का कारण, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब जल के नीचे अगर नीला है ऐसा कह रहा है ये, तो ये तो नहीं है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, जल के ऊपरी सतह के कारण, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब केंद्रित करता है। हमारे पास दो दर्पण होता है ना, एक हमारे पास देखो तीन दर्पण होता है, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करते हैं, जूम कर देता है। ठीक है, जूम करने के लिए यूज किया जाता है। और जो उत्तल दर्पण है ना, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करने का यूज कर कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब केंद्रित करने का वो करता है ना, कार्य करता है। तो प्रकाश को संकेंद्रित कौन करेगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण की बात करें ना, दर्पण में उत्तल दर्पण करेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है प्रकीर्णन, जस्ट अभी हम लोग देखें। परावर्तन क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण किसी सरफेस से ऐसे टकराया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ने की घटना ही क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ये प्रकाश का गुण है। अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से, ये एक माध्यम है, एयर है, ठीक है, एयर है, ये वाटर है, एयर से वाटर में जा रहा है प्रकाश, तो क्या होता है एग्जैक्टली सीधा सीधा नहीं निकल पाता, वो ना थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब उसका देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो डेविएशन हो जाता है, पथ जो है भ्रमित हो जाता है, कहीं जाना था और पहुंच जाता है कहीं और, जाना था रायपुर पहुंच गया बिलासपुर, इस टाइप्स का बात है। तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है। तो रास्ता चेंज होने की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अगर देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए। बट अगर अपवर्तन की जगह ये परावर्तित होने लग जाए तो उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बहुत बार होता है, तब इसी कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार नजर आता है। और प्रकाश की गति आई थिंक सबको पता होगा, यहाँ पर मिस्टेक है लेकिन ठीक है, क्या कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वो पावर नहीं दिया है ना। अब हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे सनसेट सनराइज, कई लोग जाके देखे होंगे,
समुद्र के किनारे कई लोग जाके देखे होंगे, पर्वतों के ऊपर में से, कि क्या होता है, सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग को जैसे सूर्यास्त हो गया ना, तो उसके बाद भी हम लोग को लालिमा नजर आती है। अगर सूर्य मतलब सूर्योदय होने वाला है तो उसके पहले ही लालिमा फैल जाती है। अब उसका कारण क्या है, ये देखो, ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, और क्या होगा, सूर्य ऐसे घूमते रहेगा, सूर्य जाने वाला है ऊपर ऐसे। बट होता क्या, जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है, आसमान में वायुमंडल है, वायुमंडल अलग अलग परतों से मिलकर बना है। तो क्या होता है, यहाँ से निकलने वाला प्रकाश जो रहता है ना, यहाँ पड़ता है, फिर अपवर्तित हो जाता है, परावर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित, परावर्तित होते होते हमारी आंखों में पड़ता है। जब हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसके पहले ही हम लोग को दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ये घटना क्या, ये किसके कारण हुआ, प्रकीर्णन के कारण नहीं, विवर्तन के कारण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही घटना यहाँ पर आती है, क्योंकि एक आंसर नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। कई जगह देखना, यहाँ इसके इसके बारे में लिखा रहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, कई जगह लिखे रहते हैं सिर्फ अपवर्तन के कारण होता है, बट ऐसा नहीं है, दोनों दोनों ही कारण मतलब बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है, दोनों ही घटनाएं होती है, ठीक है। किस रंग के प्रकाश का, अगर एक आंसर लेना रहे तो अपवर्तन लेना, ठीक है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में दिया है तो दोनों को लगाया जा सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा इसका परावर्तन का थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, बट होता है, ठीक है। अब देखो, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब उसका लेंथ, लेंथ की बात करें ना, कौन सबसे कम ज्यादा चलता है। जैसे हम लोग के पास कौन सा है, हम लोग विबग्योर, ठीक है, याद होगा क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर रहते हैं, 7 कलर रहते हैं, इसी से बनता है इंद्रधनुष। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन आगे तक जाता है, रेड कलर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट बोल रहा हूँ, जो हमारे पास सिग्नल वाला लाइट होता है ना, उसमें हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा, हाँ कि देखो रुकना है भाई, क्योंकि गाड़ी को भगा रहे हैं ना, राइडर लोग भगा रहे हैं, तो राइडर लोग को क्या है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा पहले से पता रहेगा, तब तो वो लोग कंट्रोल करेंगे, नहीं तो झपा जाएंगे किसी के ऊपर। तो वो लोग को दूर से पता चल जाए, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाए ऐसा लाइट को देखते हैं। तो कौन सा सबसे ज़्यादा दूर जाता है, रेड कलर, और सबसे कम कौन जाता है, बैगनी या वॉयलेट कलर। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का, और सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य बोला जाए तो किसका होगा, लाल कलर का। अगला आते हैं, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है, कुछ नहीं होता। अब देखो, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, जैसे सूर्य से आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो कितना सारे परत को क्रॉस करते हुए आ रहा है हमारे, मतलब एक तो निर्वात से क्रॉस कर रहा है ना, निर्वात से आया वायुमंडल में, और वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, सबको क्रॉस करते करते आएगा, तो अलग अलग क्रॉस करते करते आएगा ना, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे पास आया था एग्जैक्टली वैसा तो नहीं मिल पाता हम लोग, ठीक है, मतलब वो एडिडास में बन जाता है, एबीबास बन जाता है, कुछ इस टाइप की घटना हो जाती है, तो एबीबास हो जाता है, बट कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस नहीं होता। मतलब जैसे अगर कपड़ा वो एडिडास यूज कर रहा है ब्लैक कलर, तो ये भी ब्लैक कलर का ही बनाएगा, सेम सेम दिखेगा, बट ब्रांडिंग चेंज कर देगा। तो यहाँ पर चेंजेस क्या नहीं होता है, ठीक है, क्या क्या चेंज नहीं होगा, एक आवृत्ति बस ऐसी है चीज जो कभी चेंज नहीं होती, कितने भी परत से क्रॉस कर ले, तो आवृत्ति नहीं बढ़ेगी, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य लंबाई बढ़ जाती है क्या, नहीं, तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य घटती है। ठीक, आगे बढ़ते, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले भाई लोग बताओ, ठीक है, क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तब जूम होके हम लोग को नजर आता है। अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन था यहाँ पर दर्पण वाला था ना, यहाँ पर एक चीज क्या हो गया है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, मनुष्य की आंख में पड़ता है मायोपिया, अब सारी लेंस, ठीक है, अब सारी लेंस हो गया, कैमरे में लेंस, लेंस क्षमता, दूरदृष्टि दोष, किसी व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब, अच्छा नीचे चले गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कहाँ था हमारा, दर्पण संकेंद्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, क्या बताया था मैं अभी, उत्तल दर्पण, एक्चुअली उत्तल लेंस का यूज करते हैं केंद्रित करने में। और अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या यूज करेंगे हम लोग, अवतल दर्पण का यूज करेंगे केंद्रित करने में। इसीलिए इसका यूज किस में करते हैं, सर्च लाइट में। सर्च लाइट जो रहता है ना हमारे पास, उसमें क्या रहता है, सर्च लाइट में चारों साइड इसको बनाए रखते हैं, जैसे यहाँ से निकलने वाला ना, तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगे रहेगा, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगे रहेगा, जो सीधा सीधा चल रहा है वो तो सीधा सीधा चलेगा ही,
बट जो इधर साइड पड़ गया, क्योंकि वो तो मतलब एकदम बदमाश बच्चा है ना, जो प्रकाश है वो बहुत बदमाश बच्चा है, तो वो यहाँ एकदम सीधे सीधे चलने करके वो नहीं मानता है, वो अपना मतलब अपना वो चलाता है ना। आजकल के बच्चे जैसे बहुत जिद्दी हो गए ना, तो वो जिद्दी करते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊँगा, जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा, तो ऐसे ही जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये क्या करता है, केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो एक फोकस पे सेंटर कर देता है, तो ये संकेंद्रण बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो यहाँ पर संकेंद्रित करने का कौन सा लेंस, दर्पण की बात कर रहे हैं ना, दर्पण में अवतल लेंस, अवतल दर्पण। लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अच्छा हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से एक अपरिवर्तित रहता है। क्या किसमें परिवर्तन नहीं आता है, आवृत्ति, जस्ट अभी बताया मैं, आवृत्ति में बस परिवर्तन नहीं आता। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे हो गया। ठीक है, ऐसा कैसा हो गया धोखा से, चलो ये हो गया धोखा से। ठीक है, प्रकाश तरंगों से वायु से कांच में जाने पर जो चल प्रभावित होते हैं वे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज प्रभावित हो जाता है, ठीक है, किस में जा रहे हैं, वायु से जा रहे हैं कांच में, तो क्या क्या चेंजेस, किस में चेंजेस आ जाता है, ये सवाल है। अब देखो जस्ट अभी बताया मैं, आवृत्ति चेंज नहीं होता, मतलब आवृत्ति जहां जहां है वो आंसर हो ही नहीं सकता। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें भी आवृत्ति, ये भी गलत हो गया, इसमें आवृत्ति है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, तरंग दैर्ध्य और वेग, स्पीड और जो उसका लेंथ है वो दोनों क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, वह ध्वनि की गति से अधिक गति से अधिक तीव्रता से चलता है, दूसरा वह निर्वात से गुजर सकता है। हम लोग को क्या बताना है, गलत कथन। ठीक है, गलत कौन सा है, प्रकाश से रिलेटेड कौन सा गलत चीज है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, निर्वात से गुजर जाता है, बिल्कुल गुजर जाता है, तभी तो सूर्य से आ रहा है हमारे यहाँ प्रकाश, क्योंकि बीच में क्या है, निर्वात है। अब गुजर जाता है ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर निर्वात से नहीं गुजर पाता, ये तो गलत बात है, निर्वात से गुजर जाता है, तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं या फिर सही पूछ रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, देखो हम लोग अगर लेंस की बात करें ना, अगर हम लोग लेंस बना रहे हैं, दर्पण ही बना रहे हैं, दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक तो प्रॉपर गोला, कांच का हम लोग गोला ले लिए, अब उसको बीच से काट दिए, उसके एक साइड इधर पॉलिश कर दिए, एक मतलब एक साइड में इस पर पॉलिश कर दिया, अलग अलग साइड में पॉलिश कर दिए, तो ये हमारे पास दो ठोक लेंस बन जाता है, ये हो जाता है हमारा उत्तल लेंस और ये बन जाता है हमारा अवतल। दर्पण की बात करें तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है और ये अवतल दर्पण हो जाता है, ऐसे बनता है। और इसका जो ये जिस गोले का भाग था ना, उसका केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, ये गोली दर्पण जो है, जिस जिस गोले का भाग था उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस केंद्र से लेके, जब भी केंद्र से लेके अगर किसी वृत्त की बात करें, केंद्र से लेके अगर हम लोग किसी किसी भाग पे, किसी पथ पे, वृत्त के किसी पथ पे अगर हम लोग अभिलंब डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, त्रिज्या, या फिर केंद्र से सतह की लंबाई क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो इसी को त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब अगर बात करें समतल दर्पण में, समतल दर्पण कैसा रहता है, समतल रहता है, एक साइड पॉलिश कर दिए, अब इसका आर्क बना है क्या, गोला बना है क्या, गोला नहीं बना है तो इसका वक्रता केंद्र कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र नहीं बनेगा तो उसका त्रिज्या कैसे बनेगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, जीरो नहीं होती, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, मतलब ठीक है वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि ये कहीं घूम के कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई सर्कल बनाएगा, और उस सर्कल का फिर जो हमारे पास त्रिज्या रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा इसकी वक्रता त्रिज्या रहेगी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या, अब हम लोग को अगर वो पता रहता है कि जीरो रहता है तो फिर हम लोग को समझ आता है जीरो जीरो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं फिजिक्स में कि कहीं ना कहीं जाके गोल घूमेगा, इसलिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, हम लोग को पता ही नहीं, जहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा। प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, जियो फाइबर नेटवर्क बिछा रहे हैं। ठीक है, पूरा यूरोप को जोड़ने का प्लान है उसका, तो पूरी दुनिया को जोड़ दूंगा ऐसा बोलते हैं, मोदी जैसे काम करूंगा बोलता है, यूनाइटेड नेशंस का इसको मोटिवेशन प्राप्त है ना, तो वहां से लेके ये पूरा जो अंबानी है पूरी दुनिया को जोड़ने का मतलब फाइबर नेटवर्क से जोड़ूंगा ऐसा करके। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे भारत का निचला भाग है, ये हमारा श्रीलंका, ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप, ये मालदीव हो गया,
यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया, और यहाँ पर देखा जाए अंडमान निकोबार, फिर इधर साइड ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब देश है। अब क्या कर रहे हैं, देखो फाइबर नेटवर्क क्या होता है, जो अंबानी क्या कर रहे हैं ना, वो यहाँ से यहाँ पूरा केबल नेटवर्क बिछा रहे हैं। हम दो टाइप से हम लोग डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो हम लोग सैटेलाइट का यूज़ करके करें, या फिर हम लोग वायर का यूज़ करके करें। जैसे हम लोग अभी अगर हम लोग को वाईफाई कनेक्शन चाहिए तो दो टाइप से लेते हैं, या तो हम लोग वो जो जियो का आता है वाईफाई वाला, ठीक है, एक तो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई वायर नहीं रहता, चार्जिंग करो चलाते रहो, ऐसा रहता है। और ये कहाँ से चलता है, इससे उससे चलता है, टावर लगा रहता है, टावर से चलता है। दूसरा अगर हम लोग इसका देखते हैं ना, एलन मस्क का कंपनी का देखते हैं ना, स्टारलिंक का, स्टारलिंक का अगर हम लोग को इंटरनेट चाहिए तो उसको वो किससे इंटरनेट मिलेगा हम लोग को, सैटेलाइट से। सैटेलाइट पूरा फैला रहा है ना, वहाँ से मिलेगा। अब सैटेलाइट से पूरा ये सारा मतलब इंटरनेट मिलेगा, तो एक वो तरीका है। बट ये क्या है, ये सारे तरीके क्या है, थोड़े से महंगे, ठीक है, सैटेलाइट खराब होगा फिर चेंज करो, समस्या है, और महंगा भी बहुत ज़्यादा है। तो उस रेट को कम करने के लिए, सस्ता निपटने के लिए, ठीक है, ये क्या करेगा, वायर का यूज़ करेगा। तो जो हमारे पास देखते हैं हम लोग ब्रॉडबैंड वाला देखते हैं, वो थोड़ा सस्ता रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सस्ता में मिलता है, वो लोग को सस्ता पड़ता है वो लोग को, तो वो लोग सस्ता में देते हैं, रेट कम रहता है, उसमें चार्जेस कम रहता है, तो वायरिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, किसका यूज़ करेगा, फाइबर, मतलब फाइबर नेटवर्क का यूज़ करेगा, मतलब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बनाया है। तो वही है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फाइबर नेटवर्क कोई बोलते हैं ना, फाइबर नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है, एक हमारे पास ये है, मतलब हमारे पास नली है, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग को डाटा को भेजना है। अब अगर ये कहीं पर मुड़ गया, ठीक है, जैसे अगर ये सीधा सीधा है, बट अगर ऐसा मुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ से आने वाला प्रकाश यहाँ पर जाएगा, पड़ेगा, फिर इसमें पड़ेगा, फिर इसमें पड़ेगा, ऐसा पढ़ते पढ़ते क्या होगा, थोड़ा एनर्जी लॉस होते जाएगा, धीरे 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 धीरे। अगर हम लोग मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचा रहे हैं, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होते जाएगा। ऐसे ही डाटा कम्युनिकेट करेंगे तो डाटा का भी वहां पर डिस्टॉर्शन होगा। इससे बचने के लिए क्या कर दिए, अंदर का परत को ऐसा बना दिए कि वहां पर, ठीक है, यहाँ वहां पर से न बाहर निकले, ठीक है, एक पहली बात तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो भेज रहे हैं हम लोग, जो डाटा भेज रहे हैं वो बाहर ना निकले। और दूसरा, कितने बार भी टकराए, एक बार, 10 बार, 1000 बार, कितने बार भी टकराए, जो लाइट या फिर जो हम लोग के पास, जो हम लोग को सर्विस, जो डाटा हम लोग को पहुंचाना है यहाँ से वहाँ, अंडमान निकोबार पहुंचाना है, यहाँ से हम लोग तेलंगाना से पहुंचा रहे हैं वहाँ तक, तो किस मतलब डाटा में लॉस नहीं होना चाहिए। फिर अगर लॉस हो रहा है तो मिनिमम लॉस होना चाहिए, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता, तो 100% कुछ नहीं होता, तो कुछ ना कुछ लॉस हो, बट बहुत ही कम हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक फाइबर का यूज़ करते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि समुद्र क्या है, पूरा सपाट थोड़ी ना है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं गर्त है, कहीं पर पहाड़ है, ऐसा है। मतलब समुद्र में पहाड़ पहाड़ होता है ना, आप लोग को नहीं पता होगा तो फिर जान ले रहा हूँ, ठीक है, पहाड़ होता है, और बहुत सारा गड्ढा वड्ढा भी रहता है। तो उन सब के से कोई मतलब डेविएशन नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रकाशिक तंतु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। बैटरी सेल क्या होता है, बैटरी, बैटरी में क्या रहता है, अंदर में ना हम लोग एक, अभी शॉर्ट में जान लो, ठीक है, जब यहाँ पर का टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हम लोग और अच्छे से ब्रॉड में इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब जैसे H2SO4 है, या फिर कोई अलग विद्युत अपघट्य को यूज़ करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हम लोग केमिकल्स को, देखो मैं बता ही देता हूँ ना, देखो हमारे पास यहाँ पर एक विद्युत यहाँ पर हम लोग ये रॉड लगा दिए, पॉजिटिव निगेटिव, एनोड कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, ठीक है, इसका नाम बताइए जल्दी से कमेंट में, ठीक है, H2SO4। अब H2SO4 क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है, अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, और HSO4 सल्फेट आयन अलग हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोसल्फेट बोलते हैं इसको, हाइड्रोसल्फेट आयन अलग हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ये जब किसी भी लिक्विड में अगर आयंस उपस्थित हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित होती है, और यहाँ पर इसमें से आसानी से प्रवाहित हो रही है। और अगर यहाँ पर हम लोग कुछ मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की है, मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया, अलग अलग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं H2SO4 का, तो उसमें भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, H2O भी अलग अलग रिलीज होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में। अब आयंस रहते हैं ना, आयंस ही क्या करते हैं, जब मूव करते हैं तो ये क्या होते हैं, आवेश के रूप में गति करते हैं,
और आवेश अगर गति करता है तो क्या बनाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तो उसी से क्या होता है, बैटरी से हम लोग को एनर्जी मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ किया, हम लोग रसायन का यूज़ किया। तो रसायन से मिलने वाली ऊर्जा को क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा। तो सेब से कौन सा ऊर्जा मिलता है हम लोग को, रासायनिक ऊर्जा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। तो देखो हमारे पास भयंकर सारा वहाँ पर अलग अलग गति है, दोलनीय गति, घूर्णी गति, दोलनीय गति, स्थानांतरी गति, स्थानांतरी घूर्णी और केवल स्थानांतरी। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब देखो एक तो हमारे पास मतलब पहिया घूम रहे हैं ना, पहिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पहिए की बात नहीं करते, उसके अक्ष के बारे में बात करते तो वहाँ पर कौन सा गति होता, घूर्णी गति होता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानांतरी गति हो रही है। पहली बात तो इसमें स्थानांतरी गति हो रही है, एक तो दोलनीय गति हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोलनीय और स्थानांतरीय गति। ठीक है, दोलनीय और स्थानांतरीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है कब, कब शून्य होगा। देखिए हम लोग जैसे ग्रेविटी का पिछले लेक्चर में देखे थे कि क्या होता है, ग्रेविटी जो रहती है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, मिटा दिया जाए। ये देखो ऐसी अच्छा नहीं लगता, दुख होता है थोड़ा। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, पृथ्वी में ये है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर और ये है पोल। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारा जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये तो सरफेस टू सरफेस वाली बात है। अगर सरफेस टू हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हमारा पृथ्वी का सतह है, वहां से ऊपर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, जी का वैल्यू कम होता जाता है। और अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो भी कम होता है, और नीचे जा रहे हैं केंद्र की ओर जा रहे हैं तो भी कम होते जाता है। तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कम कहाँ होता है, जीरो कहाँ होता है, केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में। तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की गति पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो क्या हो जाएगा। ये देखो तमाशा हो जाएगा, क्या बताऊं। ठीक है, यहाँ पर दो दो चीज़ का एग्जाम्पल हम लोग सीधा सीधा देखेंगे ना। एक है हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको कौन दिया था, न्यूटन दिया था, न्यूटन दिया था। वो क्या बताया था, अगर कोई पिंड है ना, जैसे एक सूर्य एक चंद्रमा है, इनके बीच लगने, उनके बीच कोई आकर्षण बल कार्य करेगा, कुछ बल लगेगा, तो वो बल क्या होगा, उनके जो मास है ना, उनका जो मतलब द्रव्यमान है, उसके मल्टीप्लिकेशन के, वो जो बल है ना वो इनके मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा चीज क्या बोलते हैं न्यूटन की, उनके बीच का जो दूरी अगर r है तो उसके दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बोलते हैं। और अगर एक साथ लिख दें तो f इज मतलब प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन ये नीचे में क्या है r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये g क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका वैल्यू जल्दी से बताइए कमेंट में। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये बल है, ये वो बल है जो उन दोनों के बीच लग रहा है। ठीक है, अब ये हमारे इसके क्वेश्चन का तो आंसर हो गया न्यूटन। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, सूर्य के बीच की दूरी जितनी है, मतलब दूरी को अगर हम लोग डबल कर दिए, मतलब r का वैल्यू अगर हम लोग डबल कर दिए तो क्या होगा, मतलब अभी r था, अब क्या कर देंगे r, मतलब r की जगह 2r कर देंगे, r इक्वल टू 2r अगर कर दिए तो क्या होगा, रखते हैं वहां पर f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन नीचे 2r रखेंगे, r की जगह में 2r रखेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 r स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या था, अगर इसको हम लोग f1 ले लेते हैं, पहले केस में f1, अब डबल करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं f2, ठीक है, तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस 4 को हटा दो, बाकी ये पूरा का पूरा सेम है, तो इन पूरे की जगह में क्या रख दूंगा मैं f1, तो ये 1/4 इंटू f1, मतलब पहले से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा C, जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा भाग हो गया। अगला क्वेश्चन, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तो अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा। आवेग क्या होगा, यहाँ पर देखो आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना तो फोर्स क्या हो जाएगा, आवेग, आवेग बट्टे टी, आवेग बट्टे टी। तो जहाँ जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना हम लोग को फोर्स जो है वो कम पड़ता है,
हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ेगा, टाइम लेंगे ज़्यादा। तो जैसे अगर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ऊपर से बॉल आ रहा है, तो उसको कैच करने के लिए अगर हम लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर तुरंत तुरंत पकड़ लेंगे तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स का अनुभव होगा, लेकिन अगर हम लोग खींच देते हैं तो फिर वहाँ पर फोर्स जो है वो कम हो जाता है। फोर्स लगने वाला, जो हमारे हाथ में जो लगने वाला फोर्स रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तो ये पिछले वाले क्लास की बात है ना। तो यहाँ पर दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तो अधिक द्रव्यमान का वेग क्या होगा? अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसका वेग ज़्यादा, जिसका वजन ज़्यादा रहेगा ना, उसका आवेग भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसका आवेग भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन किए, पिछले क्लास में भी हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे। तो ऐसे 30 क्वेश्चन करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के। जनरली ऐसा होता है कि लोग साइंस को पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, अरे साइंस तो आता नहीं है ज़्यादा, अभी नहीं आता है, मेंस में आता है। ठीक है, और मेंस में भी क्या, एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से लोग अंदर बाहर हो जाते हैं। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगला अगला चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पहले फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स का एक और आएगा हमारे पास लेक्चर, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे, केमिस्ट्री के बाद बायो के बाद टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी में हम लोग करंट अफेयर्स में जो हमारे जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है साइंस में अगर आप लोग बस ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लोग का मतलब आप लोग को अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑप्शंस में हम लोग पूरा चीज़ देख रहे हैं, और साथ में सारे चीज़ों को डील करते हुए चल रहे हैं कि ऑप्शन में जितने सारी चीज़ें, उन सब का भी थ्योरी पार्ट आप लोग का कवर हो जाए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।